हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है स्टूडेंट्स कॉर्नर के इस प्यारे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जहां पर हम लोग क्लास 9th की फिजिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और इसमें चल रहा है आपका चैप्टर नंबर 1। आपको पता है कि अब तक हम लोग पार्ट 3 कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि 1, 2 और 3 पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। ये पार्ट 4 है। इस पार्ट में हम लोग एक्सीलरेशन, डी एक्सीलरेशन, जिसको रिटार्डेशन भी कहा जाता है, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है ये वन शॉर्ट क्लास आपके लिए काफी कारगर सिद्ध होगी और अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग मोटू पतलू के साथ इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। वैसे इनका मानना है कि किसी सपने को साकार करने का जो पहला कदम होता है वो खुद पर विश्वास करना होता है, यानी कि ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ एंड गेट योर टारगेट टू बी डन। राइट ना? तो इस बात को फॉलो करिए और आप भी खुद पर भरोसा करिए, लगातार पढ़ते रहिए, बढ़िया से सीखते रहिए। मैं उम्मीद करूंगा कि आप प्रॉपर पेन, पेंसिल, कॉपी, स्केल वगैरह सब लेकर के कहीं ठीक जगह पे बैठ जाएंगे ताकि आप अच्छे से पढ़ पाए, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है। कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो और अच्छे से आपको आउटपुट मिले। फिलहाल जो प्यारे लाइक बंधु लोग इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि अगली सारी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। फिलहाल अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मेरे भाई सबसे पहला हमारा टॉपिक जो है वो है एक्सीलरेशन, ऐसा इनका मानना है। तो आइए देखते हैं कि क्या हम इसमें करेंगे, ठीक है ना। तो एक्सीलरेशन क्या होता है इसको पहले समझ लीजिए इन माई स्टाइल। अब देखो एक्सीलरेशन की अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए ये यहाँ पे एक कार आपको दिख रहा है। अब ये कार ना यहाँ एक पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है ए, यहाँ से चलना शुरू करती है और ये कार फाइनली ये यहाँ इस पॉइंट पर यानी कि मान लो बी पे पहुंच गई। तो जब ये स्टार्ट हुई थी तब इसकी एक इनिशियल वेलोसिटी थी, जब ये पहुंच गई यहाँ पर तब एक फाइनल वेलोसिटी थी। मे बी शुरू में इसकी वेलोसिटी या स्पीड जो भी कह लो, दोनों बातें तो सेम ही है फॉर अ व्हाइल, क्योंकि जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है तो आपको पता होगा कि वेलोसिटी और स्पीड दोनों बराबर होते हैं। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए अगर इस कार की इनिशियल स्पीड ये है और फाइनल स्पीड यहाँ पे है, तो आपको पता है कि कुछ ना कुछ चेंज होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग मान लो मैं ये कहूँ कि आप पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक जा रहे हो और पॉइंट ए पे आपकी इनिशियल स्पीड लेट्स से कि स्मॉल यू है, और पॉइंट बी पर आपकी इनिशियल स्पीड के बाद जो फाइनल स्पीड आई है लेट्स से कि वो वी है। ठीक है ना? तो यू मतलब इनिशियल स्पीड या फिर कह सकते हो इनिशियल वेलोसिटी, और वी मतलब फाइनल वेलोसिटी या फिर फाइनल स्पीड। ठीक है ना? तो एक बार बताओ, आपकी गाड़ी यू की स्पीड से चल रही थी, थोड़ी देर बाद वो वी की स्पीड पे हो गई। ठीक है ना? वी की स्पीड, वोडाफोन वाला वी। तो मैंने कहा थोड़ी देर बाद मतलब कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा, राइट और नॉट? तो मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, तो आपको बोलना होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब फाइनल वेलोसिटी तो वी है और इनिशियल वेलोसिटी यू है, तो वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या मैंने बोला? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसी को बोला जाता है एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं मेरे भाई? एक्सीलरेशन। जो कि मैंने यहाँ पे वी इनिशियल वी फाइनल करके यहाँ पे भी लिख रखा है, आप देखो, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही हमारा एक्सीलरेशन होता है। बट डू नॉट फॉरगेट, नॉर्मली हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को स्मॉल लेटर यू और फाइनल वेलोसिटी को स्मॉल लेटर वी से डिनोट करेंगे। ये बात समझ में आ गया होगा? तो बस यही है एक्सीलरेशन। अब चलिए थोड़ा इसका थ्योरी भी आप देख लीजिए ताकि आपको नोट करने में थोड़ी सी आसानी फील हो, राइट ना? तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, जो मैंने बोला वही यहाँ पे आपको मिल रहा होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज एक्सीलरेशन। उसी को क्या बोलेंगे? एक्सीलरेशन। आप एक काम करो, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोलो तो ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम मत बोलना। यहाँ थोड़ा सा इसको मैं काट दे रहा हूँ क्योंकि रेट का मतलब ही होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और अगर आपको रेट नहीं बोलना है तो आप सिर्फ यहां से बोलो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। दोनों बातें सेम होंगी। क्लियर में पॉइंट? तो ये हो गया पहला डेफिनेशन। अब इस पॉइंट के अलावा आप एक्सीलरेशन को किस लेटर से डिनोट करते हो वो मैंने ऑलरेडी इंडिकेट कर दिया, बाय द लेटर स्मॉल ए। एक बात और समझो मेरे भाई, अगर आपका एक्सीलरेशन हो गया ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, तो ऐसे केस में ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि इस एक्सीलरेशन ए की एसआई यूनिट क्या होगी। तो आप बताओ, ये वी वी वेलोसिटी, यू वी वेलोसिटी, तो दोनों वेलोसिटी को डिफरेंस जब करोगे तो जो आंसर आएगा वो वेलोसिटी ही रहेगा, और ऐसे केस में उसकी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि वेलोसिटी की एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। नाउ
डिवाइडेड बाई, अब ये है टी मतलब टाइम, और टाइम की भी यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो ये सेकंड और सेकंड आपस में मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यही होती है एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। बात समझ में आया ना? तो मैं पूरा इसको मिटा दे रहा हूं और फिर यहाँ पे नोट कर रहा हूं, आप ध्यान दो। सेकंड पॉइंट पे हम लोग ये देखेंगे कि ये जो एक्सीलरेशन था उसको ए लेटर से डिनोट किया। यहाँ पे एक पॉइंट और मैंने ऐड किया है कि एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी एज इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये भी ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं। अगला पॉइंट मैंने यहाँ ऐड कर दिया, जो मैं अभी एसआई यूनिट की बात कर रहा था, कि इट्स एसआई यूनिट यानी एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसे हम लोग डिनोट करते हैं बाय द लेटर स्मॉल ए, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है ना? तो ये दिमाग में बना रखना। हाँ, यहाँ इस डेफिनेशन में थोड़ा एडिट जरूर करना। ये आप क्या करो, या तो ये शुरू का रेट ऑफ काट दो, सिर्फ यहाँ से लिखो कि चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। क्या है ना कि रेट और फिर विद रिस्पेक्ट टू टाइम दोनों चीजें नहीं लगाई जाती हैं, तो ये दिमाग में बना के रखना। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। तो ये रहा एक्सीलरेशन। इस डेफिनेशन को लिखने के बाद कॉपी के नीचे वहीं कहीं लिख लीजिएगा ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा। दिस इज व्हाट द फार्मूला रिगार्डिंग एक्सीलरेशन। बात ठीक है भाई? चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और फिर देखते हैं। जैसे देखिए अभी ये मोटू पतलू भी मूव किए, तो इन्होंने क्या किया, एक्सेलरेट किया खुद को। ये पहले कहाँ पे थे, यहाँ पे थे, अब कहाँ पहुंच गए, यहाँ पे पहुंच गए। दिस इज व्हाट द एग्जांपल ऑफ एक्सीलरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा डी एक्सीलरेशन, जिसे आप रिटार्डेशन बोलते हो। तो बड़ी सिंपल सी बात है, आप फिर से वही एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, लेकिन एक बार पहले यहाँ समझ लो ऐसे कि मान लीजिए आप पॉइंट ए पे हो और आप पॉइंट बी पे आपको जाना है। तो ए पॉइंट पर आपकी इनिशियल स्पीड है यू, और वी पॉइंट पे जब आप पहुंचे तो आपकी फाइनल स्पीड हो गई वी। ठीक है ना? अब क्या है, u की वैल्यू लेट्स से कि आपका शुरू में रहा हो 40 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी स्पीड रही हो। बट थोड़ी देर बाद जब आप पॉइंट बी पे पहुंचे तो आपकी स्पीड, फाइनल स्पीड v की वैल्यू हो गई लेट्स से 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना? तो यहाँ पे आप देखो 40 से 70 होने में आपने इंक्रीज किया है, यानी कि आपकी स्पीड बढ़ी है ना? पर मान लो ये 70 ना हो करके अगर यहाँ पे केवल 20 किलोमीटर पर आवर हुआ होता, तो इसका मतलब ये होता कि आपका इनिशियल स्पीड तो ज़्यादा है लेकिन फाइनल स्पीड कम हो गया, मतलब वेलोसिटी आपकी घट रही है। और अगर वेलोसिटी घट रही है तो आप अपनी गाड़ी को याद करिए, जब आप ड्राइव करते हो तो आप डी एक्सेलरेट करते हो, ब्रेक लगाते हो, एक्सेलेटर डाउन करते हो, तभी तो ऐसा होता है ना। तो वो जो फिनोमिना होता है जिसमें हमारी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, उसी को रिटार्डेशन बोलते हैं। तो डेफिनेशन तो यहाँ भी वही होगा, क्या, चेंज इन वेलोसिटी यानी v माइनस यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी कि डिवाइडेड बाई टी इज नोन एज रिटार्डेशन, क्योंकि रिटार्डेशन को भी रिलेटर स्मॉल ए से ही डिनोट करेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान बस इतना रखना है कि इन दिस केस वेलोसिटी विल डिक्रीज, वेलोसिटी घटेगी। यहाँ 40 से 20 हो गया, तभी इसे रिटार्डेशन बोलेंगे। अगर ये 40 से 70 हुआ होता तो हम इसे रिटार्डेशन नहीं बल्कि एक्सीलरेशन बोलते हैं। बात समझ में आ गया ना? तो डेफिनेशन एज यूजुअल मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, इसमें भी यही कट कर देना, रेट ऑफ को कट कर देना। आप लिखना कि चेंज इन सॉरी फॉर दिस, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन। लेकिन एक बात याद रखना है, आगे जो ऐड करना है वो क्या, व्हेन वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, जो मैंने अभी यहाँ बताया, तो ये जरूर ऐड कर देना रिटार्डेशन के डेफिनेशन में। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, इसमें भी एसआई यूनिट वही होता है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी होता है क्योंकि इसमें भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, और एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा ही, डिनोट उसी लेटर से करेंगे। सारा पॉइंट मैंने यहाँ पे वही रखा है, ठीक है ना? तो आप इसी तरीके से मेंशन कर सकते हो। याद रखिएगा इसमें भी फार्मूला आपका वही रहेगा, तो कोई डाउट नहीं है, v माइनस यू अपॉन टी ऐसे लिख लीजिएगा और काम आपका हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। चलो अच्छी बात है। एग्जाम्पल वही पुराना वाला डायग्राम आप देखो जो मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था, तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे डायग्राम ऑलरेडी बना दिया है। बाकी तो आप समझ ही गए हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे एग्जाम में डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है इसके लिए, ये सिर्फ आपके एक्सप्लेनेशन के लिए था। समझ में आ गया भाई डी एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन क्या होता है? ठीक है, गुड इनफ। अब क्या है, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। ये बड़ा तगड़ा टॉपिक है भाई, यहाँ सब लोग ध्यान दीजिएगा। तो न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? न्यूटन की वजह से 3 इक्वेशन मोशन होते हैं। सबसे पहला इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दूसरा होता है आपका s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। याद रखिएगा, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा पहले, s इक्वल टू डी बाई टी।
तो ये जो था ये कैपिटल एस था और कैपिटल एस का मतलब था स्पीड, लेकिन यहाँ पे मैंने स्मॉल एस ले रखा है, स्मॉल लेटर का एस। आप चाहो तो इसका सिंबल ऐसे बनाना, ऐसे आपको थोड़ा सा फिगर आउट करने में आसान होगा। ये कंप्यूटर लैंग्वेज है ना, तो ये बस उसी तरीके से दिख रहा है, बस छोटा है तो इसीलिए इसको स्मॉल एस ही बोलेंगे। तो खैर स्मॉल लेटर का जो एस होता है उसका मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या मतलब होता है? डिस्प्लेसमेंट। ये नया नाम है, याद रखिएगा। जैसे एक आदमी के दो नाम होते हैं ना, वैसे यहाँ पे भी वही मामला है। तो ये सेकंड इक्वेशन हो गया एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी 1/2 ए टी स्क्वायर। क्लियर में पॉइंट। थर्ड इक्वेशन क्या है? थर्ड इक्वेशन है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन इक्वेशन है जो न्यूटन ने प्रोवाइड किए, इसे बोला जाता है न्यूटन्स इक्वेशन मोशन। क्लियर माई पॉइंट। अब मेरे भाई एक बात ध्यान ये रखना है आपको कि न्यूटन इक्वेशन मोशन समझ तो गए, पर इसमें कौन किस बात को इंडिकेट करता है ये भी जान लीजिए। v मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, u मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, t का मतलब टाइम टेकन, s मतलब डिस्प्लेसमेंट और a मतलब एक्सेलरेशन। ये सारे टर्म के बारे में आप पहले से जानते थे, पर फिर भी मैंने एक बार यहाँ पे मेंशन कर दिया है, सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम टू यू पीपल टू अंडरस्टैंड। क्लियर माय पॉइंट। अब एक सवाल आपके मन में आएगा, कई सारे बच्चों के मन में आता है कि सर ये तीनों फार्मूले कब यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, और कैसे मालूम चलेगा कि इन तीनों में से कौन सा फार्मूला यूज करेंगे और कौन सा नहीं यूज करेंगे। तो इसके लिए मेरे पास एक बड़ा बड़ा अच्छा सा एग्जांपल है आपके लिए। आप मुझे बताओ, अगर मान लो आपको कोई एक ताला खोलना है, सपोज दैट देयर इज अ लॉक, और उस लॉक को ओपन करना है आपको, तो मान लीजिए आपको चाबी की जरूरत पड़ेगी, है ना। अब सपोज दैट कि मैंने आपको एक चाबी का गुच्छा दे दिया जिसमें कई सारी चाबियां लगी हैं, 4-5 चाबियां लगी हुई हैं, और उसमें से कौन सी चाबी इसमें लगेगी इस ताले में ये पता नहीं है, पर कोई एक चाबी जरूर लगेगी इतना पता है। तो आप बताओ, अगर मैं आपको ये ताला खोलने के लिए कहूँ, इन चाबियों की हेल्प से तो खोल पाओगे? मुझे उम्मीद है कि आप जरूर खोल लोगे। लेकिन हाँ, आपको ये नहीं पता है कि कौन सी चाबी लगेगी, तो पता है आप क्या करेंगे खोलते टाइम? आप पहले सबसे पहली चाबी ट्राई करेंगे, फिर दूसरे नंबर वाली ट्राई करेंगे, फिर तीसरे नंबर वाली, चौथे नंबर वाली, पांचवें नंबर वाली, और फिर कोई ना कोई उसमें से जरूर लगेगा और ताला खुल जाएगा। अगर नहीं खुला तो शायद आप दोबारा ट्राई करोगे, ये फील करते हुए कि शायद आपने गड़बड़ी किया, कहीं ठीक से अप्लाई नहीं किया। हाँ या ना? बस यही काम आपको करना है इन तीनों न्यूटन इक्वेशन मोशन के साथ। जब आपको न्यूमेरिकल मिलेगा तो आप इन तीनों में से किसी एक को अप्लाई करना है। अगर आपको मालूम चल गया लॉजिक के बेस पे, अगर आपने प्रैक्टिस किया तो मालूम वैसे ही चल जाएगा कि कौन सा लगेगा। अगर मालूम चल गया तो फिर वो लगा दो जो सही है, और अगर नहीं मालूम चला तो कोई एक ट्राई करो, मन में सोचना कि ये लगा दूं क्या, और अगर वो लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो उसको छोड़ के फिर दूसरा ट्राई करना, फिर तीसरा ट्राई करना। देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन स्टार्टिंग। ठीक है ना। एक एग्जांपल लीजिए, सपोज दैट कि मैंने आपको कहा कि v की वैल्यू किसी न्यूमेरिकल में गिवन है, फिर मान लीजिए a की वैल्यू भी न्यूमेरिकल में गिवन है, ठीक है ना, ये भी गिवन है, t की वैल्यू भी गिवन है। अब मैं अगर आपसे कहूं कि u की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो आप बताओ इन तीनों में से कौन सा फार्मूला लगाओगे? ऑब्वियस सी बात है, आप पहले ये पता करो कि क्या निकालना है। तो आपको निकालना है स्मॉल u। अब देखो u यहाँ पे भी है, u यहाँ पे भी है, u यहाँ पे भी है, मतलब अब लगाने को तो तीनों लगा सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी तो तीनों की आ गई, पर गारंटी तो है नहीं। तो चलो अब ये चेक करते हैं कि कौन सा लगेगा। उसके लिए सबसे पहले इक्वेशन को उठाओ, तो मानते हैं हम ये एज्यूम करते हैं कि हम ये वाला लगाएंगे। तो बताओ v की वैल्यू आपको नोन है? हाँ, इट इज ऑलरेडी नोन। u तो कैलकुलेट ही करना है, a भी आपको पता है और t भी पता है, यहाँ a और t दोनों दिया है, मतलब फर्स्ट इक्वेशन हमारे लिए बेस्ट है, हम इसको लगा सकते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगर कोई ये कहे कि नहीं नहीं मुझे 2 वाला लगाना है, सेकंड इक्वेशन लगाना है, तो मेरे भाई सेकंड इक्वेशन में तो पहला लेटर ही है स्मॉल एस, और स्मॉल एस मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यहाँ कहीं पे गिवन है? नहीं, तो मतलब ये फ्लॉप हो गया, ये तरीका आपका नहीं लगेगा। तीसरी इक्वेशन में देखो, इसमें b मालूम है आपको, u निकालना था, a मालूम है, 2 को कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आपका नंबर है, लेकिन s मालूम है क्या आपको? नहीं, तो ये वाला भी फ्लॉप हो गया। तो फिर से आपने क्लियर कर दिया कि आप कहां पे कौन सा डेटा यूज करने वाले हो, कौन सा फार्मूला लगेगा, ये कुछ इन गिवन वैल्यू के बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा। सबसे पहले तो ये इस बेस पे कि क्या कैलकुलेट करना है, और उसके बाद सेकंड डिसीजन हम गिवन डेटा के आधार पे लेंगे कि कौन सा इक्वेशन हम यूज करेंगे। बाकी जब न्यूमेरिकल आएगा तो आप खुद ही वहां पे देख पाओगे, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। एक और एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए मैंने आपको कहा मेरे भाई कि सपोज करो कि मैंने आपको v की वैल्यू बता रखी है किसी न्यूमेरिकल में, ठीक है, ध्यान से देखना, a की वैल्यू भी मैंने बता दी है, और मान लो कि मैंने t की वैल्यू भी बता दी है, और आपसे मैं कह रहा हूं कि बताओ s की वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना, मैं आपसे s पूछ रहा हूं, ठीक है, यानी डिस्प्लेसमेंट। अब देखो दिमाग लगाओ, आप सोचो पहले कि s निकालने के लिए इन तीनों में से कौन हेल्प करने वाला है। तो इस पूरे फॉर्मूले में कहीं s है? नहीं, तो ये तो पहले बाहर हो गया।
ये हमारे लिए बेकार है। अब देखो इसमें एस है और इसमें भी एस है, मतलब ये दोनों मेरे लिए काम के हो सकते हैं। तो कौन सा आप अप्लाई करें इन दोनों में? तो कोई एक उठा लो, लगेगा तो ठीक है, नहीं तो दूसरा लगाएंगे। तो आपने कहा चलो दूसरे वाले को ट्राई करते हैं, तो दूसरा वाला ट्राई करो तो पता चला कि एस निकालना है, तो ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं। यू की वैल्यू मालूम है क्या इस पूरे डेटा में? कहीं पे नहीं, यू नहीं मालूम है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये तो आपका तरीका गड़बड़ हो रहा है, मतलब ये काम अभी नहीं कर रहा है क्योंकि यू ही नहीं मालूम है। तो आपने फिर सोचा कि चलो जब ये नहीं लग रहा तो दूसरा वाला ट्राई करते हैं। अब दूसरा वाला ट्राई करोगे तो आपको v मालूम है, कोई दिक्कत नहीं है। u कैलकुलेट नहीं किया है आपने और ना ही मालूम है, तो इसका मतलब यहां भी ये प्रॉब्लम आ गया। अब बड़ी प्रॉब्लम आ गई, ये सवाल टफ बन जाएगा जब ऐसा आएगा। तब आप सोचो कि पहला भी नहीं लगा, दूसरा और तीसरा भी नहीं लगा, अब मैं करूं तो करूं क्या? तब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि पहले में तो कोई गुंजाइश है नहीं, क्यों? क्योंकि उसमें तो एस है नहीं, तो उसको हम मेनली एस कैलकुलेट करने के लिए तो नहीं यूज करेंगे। लेकिन आप ये सोचो कि एस को कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए यू की वैल्यू, और u की वैल्यू दोनों में जरूरत पड़ रहा है क्योंकि u की वैल्यू नहीं पता है। इसका मतलब s की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले u ढूंढना पड़ेगा, और u आप पहले वाले इक्वेशन से निकाल सकते हो, क्योंकि पहले वाले इक्वेशन में u निकालने के लिए आपको v a t दो तीन चीजों की जरूरत है, और आपको v a t में तीनों पता है। आप समझ में आया ना? तो सबसे पहले यहाँ पहले वाले इक्वेशन को यूज करके u की वैल्यू निकालना, और अब उस u वाली वैल्यू को ला करके चाहे सेकंड इक्वेशन में रख दो, चाहे थर्ड इक्वेशन में रख दो, किसी में भी रखोगे आपका आंसर आएगा, और वो भी सेम आंसर आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। दिस इज हाउ द न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन शुड बी यूज इन द केस ऑफ न्यूमेरिकल। जब न्यूमेरिकल आएगा तो मैं आपको खुद वहां पे बताऊंगा। अच्छा, एक मजे की बात यह है कि इन सारी इक्वेशन की प्रूविंग भी होती है। ये जो इक्वेशन मैंने आपके सामने लिखा है यहाँ पे, इनकी प्रूविंग भी होती है। ये प्रूविंग एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है नहीं, प्रूविंग दो तरीके से होता है, एक ग्राफिकल प्रूविंग होता है, ठीक है ना, ग्राफ की हेल्प से, और एक होता है मैथमेटिकल, ठीक है ना, मैथ्स की हेल्प से, ठीक है ना। तो मैथमेटिकल होता है, ग्राफिकल होता है, ये दो तरीके से इसकी प्रूविंग होती है। अब ये दोनों प्रूविंग बुक्स में अवेलेबल है, आप पढ़ोगे वहां से थोड़ा बहुत समझ में आएगा, लेकिन दोनों ही सिलेबस पोर्शन में नहीं होते हैं। अगर किसी को लगेगा कि नहीं उसको प्रूविंग सीखना है, जानना है, और उसके एग्जाम में पूछा जाएगा या उसके स्कूल में पूछा जाएगा, तो आप मुझे बताना, मैं इसका भी एक वीडियो बना दूंगा और आप समझ लेंगे अच्छे से, ठीक है ना। फिलहाल मैं ये मान के चल रहा हूँ क्योंकि सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है ये वाला टॉपिक, यानी कि इसकी प्रूविंग नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता, एंड दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो एटलीस्ट about the derivation regarding these three formulas, ठीक है ना। ये तीनों इक्वेशन के डेरिवेशन को मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, पर अगर कभी करना भी हो तो इसका तो मैं बता दे रहा हूँ कि ये बहुत छोटा है, ये थोड़ा सा तो समझाना पड़ेगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा। आप बताओ, आपने एक्सीलरेशन का फार्मूला पढ़ा है, a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो t को a में मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन गया at इक्वल टू वी माइनस यू। अब u को उधर भेजोगे तो बन जाएगा u प्लस at इक्वल टू v, और सलीके से लिख लो तो v इक्वल टू u प्लस at, यही निकल के आया, और आप देखो यही आपका पहला इक्वेशन है। तो कुछ इस तरीके से इसकी प्रूविंग होती है, बट ये मैथमेटिकल प्रूविंग है, ध्यान रखिएगा। क्लियर माय पॉइंट? ऐसे आप इसके लिए भी कर सकते हो, इसके लिए भी कर सकते हो, एज पर नीड, पर नीड है नहीं तो मैं इसे इग्नोर कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मैं इस विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो उसको लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। देखिए, आपके लिए अच्छा कंटेंट जा रहा है तो आपके तरफ से एक कंट्रीब्यूशन जरूर होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप कंट्रीब्यूट करोगे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। तो आप वीडियो को देखो, शेयर करो, लोगों के साथ बताओ उनको, मुझे क्या, मुझे थोड़ा सा लाइक और थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन, यही चाहिए, यही मेरा मोटिव है जिसकी वजह से मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ और आपको एक अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ। तो गिव एंड टेक, मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ, आप मेरे लिए कुछ अच्छा करिए, हम दोनों का एक अच्छा माहौल बना रहेगा। इट्स वेरी शॉर्ट एंड सिंपल, क्रिस्टल क्लियर। लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बात करेंगे एक अच्छे टॉपिक का जो उससे भी अच्छा है, और उस टॉपिक का नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को समझने के लिए आपको एक डायग्राम दिखाता हूं मैं। पहले ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम दिख रहा है आपको? इस डायग्राम में क्या किया है मैंने ना सबसे पहले यहाँ सेंटर पे सपोज करो कि यहाँ से एक धागा लिया इतना बड़ा, और इस धागे में कोई एक ऑब्जेक्ट बांध के और ऐसे गोल गोल घुमाने लगा मैं, ठीक है ना, सर्कुलर वे में, जैसे ये ग्राफ में आपको दिख रहा होगा। तो जब घूमेगा ना तो उसी को बोला जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक और डायग्राम देखो, जैसे कि यहाँ पे देखो, ये सेंटर है और इस सेंटर में मान लो ये कार है, और ऐसे सर्कुलर पाथ में ये कार घूम रही है along with that, तो इसी को बोला जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कोई पूछे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, तो आपको सिंपल इतना बताना है कि व्हेन अ बॉडी फॉलो अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि विद कांस्टेंट स्पीड, ये बोल दो आप, तो उसी को बोला जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
पर अगर कोई बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड या फिर कह सकते हो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, तो सेंटर के अलोंग यानी कि जो सर्कुलर पाथ बनता है उसके अंदर जो सेंटर है ये, इसकी तरफ, इसी के अलोंग इस बॉडी का एक एक्सेलरेशन काम करता है। एक्सेलरेशन यानी कि कह सकते हो एक फोर्स इसके अंदर की तरफ लगता है बॉडी के अंदर, तभी तो वो घूमती है। आपके पास अगर आपका आईडी कार्ड होगा तो हाथ में पकड़ के उसको गोल गोल ऐसे घुमाइएगा, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे ये घूम रहा है ना, ऐसे गोल गोल आप घुमाइएगा तो आप देखोगे कि जो आईडी कार्ड है वो अंदर की तरफ एक फोर्स लगेगा, तभी वो गोल गोल घूमेगा। और द मोमेंट यू विल लीव द आईडी कार्ड, जिस मोमेंट पे घुमाते घुमाते ऐसे रैंडम छोड़ दीजिए, जैसे ही छोड़ोगे, मान लीजिए आपने छोड़ा तो ऐसे 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 घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, जैसे छोड़ोगे वैसे आगे ऐसे चला जाएगा, ठीक है ना। और उसके आगे मूव करने की जो डायरेक्शन होगा वो बिल्कुल इसी डायरेक्शन में होगा जैसे मैंने यहाँ पे इंडिकेट कर रखा है, ठीक है ना। और इसी को बोला जाता है टेंजेंशियल वेलोसिटी, या फिर कह सकते हो कि वो टेंजेंशियल पाथ में मूव करेगा। बात समझ में आ गया ना। तो यही होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा, आप इसको पढ़िए, देखिए यहाँ पे लिखा है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ सर्कुलर पाथ एट कांस्टेंट स्पीड, यही मेन वर्ड है, कांस्टेंट स्पीड पे। व्हाइल द स्पीड रिमेन कांस्टेंट, इसका स्पीड तो कांस्टेंट रहता है, बट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूअसली, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ है तो वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो तो कांस्टेंट रहेगी, यानी कि स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहेगा, पर डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। यानी कि डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हम ये कहते हैं कि वेलोसिटी इज चेंजिंग, क्योंकि आपको पता है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके ऊपर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों का फर्क पड़ता है। तो मैग्नीट्यूड तो आपने सेम रख दिया पर डायरेक्शन आपका कंटिन्यूअसली बदल रहा है, तो इसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि वेलोसिटी इज चेंजिंग। वही यहाँ पे लिखा है कि रिजल्टिंग इन एक्सीलरेशन डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द फोर्स, सेंटर ऑफ द लाइक सर्कल। इसका मतलब ये हो गया कि अगर डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है तो चेंज इन वेलोसिटी होगा, चेंज इन वेलोसिटी होगा तो कुछ टाइम लगेगा, मतलब चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा, और आपको पता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम को एक्सेलरेशन बोलते हैं। और ये एक्सेलरेशन जो होगा ये सेंटर की तरफ ही लगेगा, इसीलिए मैंने यहाँ एरो से इंडिकेट कर रखा है। और इसी वजह से सेंटर की तरफ इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगता है, उसी फोर्स को हम बोलते हैं, एक नाम देते हैं जिसका नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, उसको समटाइम एफसी से इंडिकेट किया जाता है। फार्मूला होता है एम ए, ठीक है ना, फोर्स का फार्मूला होता है एम ए, और ये ए बेसिकली ए सी हो जाता है। ये थोड़ा अपर टॉपिक है, यानी अपर लेवल का, आपके सिलेबस से बाहर है, इग्नोर कर सकते हो आप, बस इतना जान लो कि हाँ फोर्स जरूर लगेगा, ठीक है ना। तो एक बात समझ में आया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, आपके लेवल के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन लिख दीजिएगा कि इसमें बॉडी जो होती है सर्कुलर पाथ में मूव करेगी और कांस्टेंट स्पीड से, क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड तो होता है बट इसका डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज करता रहता है, इसीलिए इस बॉडी पर एक एक्सेलरेशन एक्ट करेगा, और वो भी सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ यानी अंदर की तरफ, ठीक है ना, जिसकी वजह से उस बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगेगा, वो बॉडी एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, ठीक है ना। इतनी सी बात आपको बतानी है। कोई पूछे इस एक्सीलरेशन का नाम क्या है तो आप बोलना कि इनवर्ड एक्सीलरेशन ये जो है उसको एक और नाम से जाना जाता है, और नाम है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। क्या नाम है? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। बात ठीक है ना भाई यहाँ तक? चलिए बहुत बढ़िया, आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी ठीक से समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारी बारी है न्यूमेरिकल की, ठीक है ना। सो लेट्स हैव अ न्यूमेरिकल देखते हैं। थ्योरी आपने समझ लिया, एक बार कंक्लूड करता हूं मैं। सबसे पहले मैंने आपको समझाया था डिस्टेंस के बारे में, ठीक है ना। फिर मैंने आपको समझाया था डिस्प्लेसमेंट के बारे में। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट को हमने कैपिटल डी से और थोड़ी दिनों के बाद स्मॉल लेटर एस से डिनोट किया था, तो ये टॉपिक भी आपने पढ़ लिया है। फिर आपने स्पीड ये पढ़ा था, स्पीड, फिर आपने वेलोसिटी भी पढ़ा, फिर आपने एक्सेलरेशन पढ़ा, फिर आपने रिटार्डेशन भी पढ़ा, ये भी आपने पढ़ लिया। फिर आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी पढ़ा, आपने बीच में यूनिफॉर्म मोशन भी पढ़ा था। तो ये सारी चीज़ें आपने कवर कर ली, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, ये जो अभी आपने देखा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, इसमें एक फार्मूला भी होता है, स्पीड इक्वल टू आपको पता होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होने पे मान लीजिए कि ये बॉडी यहाँ से घूमना स्टार्ट कर रही है, मतलब यहाँ से चल रही है इस तरफ और घूम के फिर वापस यहीं पे आ जा रही है, ठीक है ना, यहीं पे आ गया, इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम हो गया। तो आप बताओ एक राउंड कंप्लीट करने में इसने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया? इक्वल टू द लेंथ ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ। अब अगर मान लीजिए कि ये सर्कुलर पाथ जो बना है यानी सर्कल जो है उसका रेडियस स्मॉल आर है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन वन कंप्लीट राउंड विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस, दैट विल बी 2 पाई आर।
और अपॉन टी, ये टाइम हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट द फार्मूला फॉर द स्पीड इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये बच गया था, ये भी लिख लीजिए, ठीक है ना। चलिए अब वापस आते हैं न्यूमेरिकल पे। हाँ, तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे कि न्यूमेरिकल में किन किन चीजों के हमें ध्यान में रखना होगा जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये सारा टॉपिक आप कवर कर चुके हो। आप में से जो लोगों ने थियरी पोर्शन नहीं पढ़ा है, अब तक मैंने 3 पार्ट वीडियो बना रखा है, 1, 2 और 3, वो तीनों पार्ट जाकर के आप देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा हूं, आप वहां पे भी जाकर के प्लेलिस्ट में क्लिक करो और वहां से जाके बढ़िया से देखो, ठीक है ना। बाकी आप अच्छे से समझिए, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल क्या आप में से कोई बताएगा कि स्पीड का फार्मूला क्या होता है, और ये भी मुझे बताओ कि स्पीड और वेलोसिटी आपस में कब बराबर होते हैं। व्हेन स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ विल बी कंसीडर एज सेम, क्योंकि हरदम तो होता नहीं है, तो कब होता है ये भी बताइए कमेंट बॉक्स में। फिलहाल बिना किसी देरी के चलते हैं हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ। तो ये एक न्यूमेरिकल दिख रहा है आपके सामने। अब इसमें मैंने आपसे पूछा है कि अ बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे गिवन नोट कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब गिवन में क्या है, कह रहा है बस स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट। एक बस है जो रेस्ट से शुरू होती है, तो इफ बस इज स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, इसका मतलब इनिशियल स्पीड ऑफ द बस इज जीरो। क्यों? इनिशियल स्पीड क्या होगा, जीरो होगा, तो यू की वैल्यू जीरो होगी। फिर कह रहा है अटेन अ वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू हो गया 54 किलोमीटर पर आवर। अब बताओ 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 बन जाए 18, 18 3 जा 54 इसका मतलब 3 5 जा 15 मीटर पर सेकेंड, तो फाइनल वेलोसिटी भी मिल गई। कह रहा है कि इट टू 10 सेकेंड, ऐसा होने में इसको 10 सेकेंड लगा, यानी कि टी की वैल्यू गिवन है 10 सेकेंड, तो मैंने ये भी लिख दिया। नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग टू यू व्हाट इज एक्सीलरेशन। क्या पूछ रहा है? एक्सीलरेशन आपसे पूछ रहा है। तो एक्सीलरेशन अगर पूछ रहा है दैट मीन्स ए आपको कैलकुलेट करना है। अब चलो मेरे भाई फार्मूला लगा दो, चुपचाप आंसर आ जाएगा। नाउ यू नो वेरी वेल, तो हम बोलते हैं वी नो दैट। क्या हम जानते हैं? वी नो द फार्मूला। क्या फार्मूला? एक्सीलरेशन का। एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी, और v माइनस यू अपॉन टी में v की वैल्यू कितनी है यहां से देख के बताओ, 15 है, माइनस u की वैल्यू कितनी है, 0, और अपॉन t की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, यहाँ पे देखो 10 सेकेंड, तो ये रख दीजिए। सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा 15/10, यानी कि फाइनल आंसर आएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज व्हाट द एक्सीलरेशन इज। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर माय पॉइंट? तो इतनी बात अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई, तो अब इसको बढ़िया से कॉपी में नोट कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आप मुझे कि आपको मजा आया या नहीं आया, ठीक है। चलिए, तो ये था पहला क्वेश्चन। फिलहाल अब हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर। अब इसको ध्यान से देखिए और इसको लगाइए, ठीक है। तो अब इसको हम लोग लगाते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या होता है। यहाँ पे ध्यान ये देना है क्वेश्चन में कि क्या कह रहा है। कह रहा है अ कार इनिशियली एट रेस्ट, फिर से वही बात आ गया, तो चुपचाप यहाँ गिवन नोट कर दो, बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है ना। जब भी ये रेस्ट वाली बात आए तो रेस्ट का मतलब समझ जाया करो कि इनिशियल स्पीड जीरो है, या फिर कह सकते हो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। तो एट अ कार एट रेस्ट यानी कि u इक्वल टू जीरो। कह रहा अटेन अ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। ये जो मीटर सेकंड -1 है लिखा है, इसका मतलब मीटर पर सेकंड ही होता है, ठीक है ना। तो अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब v इक्वल टू दिया हुआ 30 मीटर पर सेकंड। अब कह रहा है इन 5 सेकंड, यानी कि टाइम दिया है आपको ऐसा होने में, उसको 5 सेकंड लगा है। कह रहा है कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ द कार, फिर से आपको ए कैलकुलेट करना है। बहुत अच्छा सवाल है, ये तो बहुत ही आसान है। फिर वही फार्मूला लगाओ, ए इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। v की वैल्यू कितनी है आपकी 30, और u की वैल्यू 0, अपॉन t की वैल्यू 5। सॉल्व कर लीजिए, 30/5 कैंसिल आउट करोगे, 5 6 30 यानी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द आंसर ऑफ एक्सीलरेशन फॉर दिस क्वेश्चन। खत्म हो गई कहानी। बात समझ में है ना। ये सारे सवाल बहुत आसान होते हैं। चैप्टर 1 अगर क्लास 9 के हिसाब से मैं बात करूं तो चैप्टर 1 जो फिजिक्स का पोर्शन है, मोशन चैप्टर बहुत आसान होता है, ठीक है ना। और इसके न्यूमेरिकल तो और भी आसान होते हैं। चैप्टर में अगर थोड़ी दमदारी मिलेगी तो आपको थोड़ा मिलेगा चैप्टर नंबर 2 में और 3 में, ठीक है ना। और 3 सबसे अच्छा है क्योंकि इसके न्यूमेरिकल दमदार होते हैं, टाइम टेकिंग भी होंगे, काफी कैलकुलेटिंग भी होंगे, और आप कर ले जाओगे। बस आप कंटिन्यूअसली बने रहना चैनल के साथ और अच्छे से सीखते जाओ। पर आप इसको फॉर ग्रांटेड मत लेना
चैप्टर 1 को, मोशन को। लोगों को लगता है कि न्यूमेरिकल आसान है तो चलो ठीक है थोड़ा सा कर लेते हैं, उसके बाद जरूरी नहीं है। पर आपको पता है आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, आपका जो आदत है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, आपका जो ब्रेन ग्रोथ है वो चैप्टर 1 में ही होगा, तभी जाके आप 3 चैप्टर में अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, वरना 3rd चैप्टर आपको ले डूबेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अगला न्यूमेरिकल है हमारे सामने, ये है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर स्पीड्स अप टू 90 किलोमीटर पर आवर इन 8 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन। अब ये देखो कह रहा है एक ट्रेन है जो 54 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, लेकिन वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने लगी, उसकी गाड़ी की स्पीड बढ़ गई और 54 से 90 होने में उसको 8 सेकंड लगा हुआ है। अब बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा। पुराने सवाल की ही तरह है, बस जहां रेस्ट था वहां रेस्ट नहीं है इस बार। तो यहाँ पे इनिशियल स्पीड यू की वैल्यू दिया है 54 किलोमीटर पर आवर, सही है, और वेलोसिटी v की वैल्यू आपको दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ गया। और कह रहा है टाइम की वैल्यू जो है वो है 8 सेकेंड। अब देखो ये सेकंड में है तो इन भाई साहब को भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, वैसे वही ठीक भी पड़ेगा। तो 54 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 यानी 18 3 जा 54, 5 3 जा 15 मीटर पर सेकंड ये आ गया, सही है। ऐसे ही इसको भी कन्वर्ट करो तो 90 इंटू 5/18। अब 18 18 पचे 90 होता भाई, 18 5 जा 90, तो 5 पचे 25 यानी 25 मीटर पर सेकंड, इसका भी वैल्यू आ गया। टाइम ऑलरेडी दिया है और आपको बोला था कि एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो। खत्म हो गया खेल। यहाँ फार्मूला लगाइए एक्सेलरेशन का, a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। अब देखो 3 सवाल हम कर चुके हैं हम लोग और तीनों में एक ही फार्मूला लग रहा है खटाखट। v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू यानी फाइनल वेलोसिटी आप यहाँ से देखो 25 है, रख दीजिए। माइनस u की वैल्यू कितनी है आपकी 15 है, वो भी रख दीजिए। अपॉन टाइम की वैल्यू आपको कितना दिया है 8 सेकेंड, और यहाँ पे रख दो, आंसर आ जाएगा। ऊपर डिफरेंस लोगे तो 10/8। बताओ फाइनली कितना आएगा। 8 1 जा 8, 2 इज लेफ्ट तो बनेगा 20, तो डेसिमल लग गया 8 2 जा 16 और 8 5 जा 40, ठीक है ना। तो इस तरीके से 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ गया ना। कितना बढ़िया सवाल है यार, इतनी अच्छी अच्छी बातें ये सवाल कर रहा है, मतलब आप बस दिमाग केवल थोड़ा सा लगाना है और क्वेश्चन का आंसर खटाखट आएगा। क्यों आएगा कि नहीं आएगा, जैसे आ रहा है। चलो बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। वैसे वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को बताइए कि वो इस वीडियो को अच्छे से देखें समझे। क्लास 9th का और 10th का अगर फिजिक्स पढ़ना है तो आपको दुनिया के किसी कोने में भी घूम लीजिए, आप लौट के यहाँ पर बस एक बार आइए और आप देखिए आपको इससे बेहतर कंटेंट और इससे बेहतर तरीका मिलने वाला है नहीं, ठीक है ना। तो बस इतनी सी बात समझिए। और बड़ा कॉन्टिन्यूस बड़ा सिस्टमेटिक वे में मैंने सारा चीज रखा है, सब एग्जाम पर्सपेक्टिव से। आप दुनिया के किसी भी स्कूल में क्यों ना पढ़ रहे हो, अगर वो सीबीएसई बोर्ड है तो एग्जाम में सवाल यहीं से आएगा जहां से मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो बस सहूलियत से आपको पढ़ना है ठीक ठाक तरीके से और नोट्स बनाना है अच्छे से। नोट्स जरूर बनाइएगा, जहां पे भी आप बैठे हैं शांतिपूर्वक बैठ के बढ़िया से लिखिए, पढ़िए, याद करिए, नोट्स बनाइए, तभी फायदा मिलेगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। सवाल नंबर आपको सामने दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ट्रेन डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 90 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन। ध्यान रखना इस बार क्या पूछा है, कह रहा है एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन। तो अब एक बात तो ये देख के लग रहा होगा कि गाड़ी की स्पीड 90 थी, हो गया 72 और होने में 5 सेकंड लगा, मतलब गाड़ी की स्पीड स्लो हुई है, मतलब वो एक्सीलरेशन तो है नहीं, वो है रिटार्डेशन। पर हमसे अगर एक्सीलरेशन पूछा है तो हम ए की वैल्यू जब बताएंगे तो हमारा ए की वैल्यू नेगेटिव में आना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मतलब ही होता है रिटार्डेशन। तो हम पहले ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा आंसर कैसा आना चाहिए। अगर हमारा आंसर माइनस में नहीं आया तो मतलब हम लोग गलत हैं। चलो चेक करते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मालूम चला कि u गिवन में क्या है, सबसे पहले गिवन यहाँ नोट कर दो। तो गिवन में आपको पता चल गया कि u की वैल्यू है 90 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे बताओ 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करोगे, 90 इंटू 5/18 कर दीजिए, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। कैलकुलेट करिए, 18 25 90, 18 5 90, 5 5 25 मीटर पर सेकंड। ये मैटर क्लियर। ऐसे ही v गिवन है, v कितना है 72 किलोमीटर पर आवर। आप बताओ इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। तो 72 को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे 5/18, 5/18 में 18 4 जा 72, यानी कि 4 5 जा हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये मामला भी क्लियर हो गया। आप बताओ टाइम कितना गिवन है। तो एज पर द क्वेश्चन टाइम इज गिवन 5 सेकेंड। क्यों, तो 5 सेकेंड में यहाँ पे नोट कर दिया।
ये हो गया 5 सेकंड। अब सवाल कह रहा है कि बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा, तो यू नो दैट एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला अप्लाई करोगे v माइनस यू अपॉन टी, ये हो गया एक्सेलरेशन का फार्मूला, ठीक है ना। तो अब a इक्वल टू वी माइनस टी, वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू निकल जाएगा, वैल्यू में v की वैल्यू कितनी है, तो v की वैल्यू देखो यहाँ पे है 20, तो रखो 20, माइनस u की वैल्यू कितनी है, वो वैल्यू है 25, रखो 25, अपॉन t की वैल्यू कितनी है 5 सेकंड, ये भी रख दिया। सॉल्व करोगे तो 20 माइनस 25 करोगे तो -5 अपॉन 5, कैंसिल आउट करोगे तो वैल्यू आएगा -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज व्हाट द एक्सेलरेशन फॉर दिस क्वेश्चन। तो कोई पूछे कि इस क्वेश्चन का एक्सेलरेशन क्या है, तो बताओगे -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर यही अगर बोला होता कि व्हाट इज रिटार्डेशन, तो एक्सेलरेशन निकालने के बाद फिर आप कहते कि रिटार्डेशन इज, चाहे मतलब चाहे आप आंसर इसी पे छोड़ दो और चाहे एक लाइन और लिख लो, मैं लिख के दिखा दे रहा हूं यहाँ पे, आप ऐसे बोल सकते हो कि रिटार्डेशन इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी बोल सकते हो। लेकिन अगर आपने ये बोल दिया कि रिटार्डेशन इज -1 मीटर पर सेकंड, तब गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि माइनस का मतलब ही रिटार्डेशन होता है। अब आप रिटार्डेशन बोलोगे भी और माइनस भी लगाओगे तो गलत हो जाएगा। इसीलिए इस सवाल में एक्सेलरेशन पूछा है और हमने हमारा आंसर एक्सेलरेशन a इक्वल टू -1 बोला है, तो यही मेरा करेक्ट आंसर होगा। और अगर ये लिखते हो तो यहाँ साफ साफ आपको बोलना पड़ेगा कि रिटार्डेशन इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गया ना। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन लास्ट वाला काफी अच्छा था, क्वेश्चन नंबर 4। अब 5th को भी देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है कि अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, एक कार जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। तो गिवन में सबसे पहले तो आ गया u इक्वल टू 0, कह रहा हैज एन एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब इस बार दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। कह रहा कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कार आफ्टर 5 सेकंड इन मीटर पर सेकंड एंड किलोमीटर पर आवर। मतलब इस बार आपको v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। और v की वैल्यू दो तरीके से कैलकुलेट करना है, एक तो किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकंड में, मतलब दोनों मोड में कैलकुलेट करना है। और टाइम दिया हुआ है यहाँ पे 5 सेकंड, तो t की वैल्यू यहाँ पे हो गई 5 सेकंड। कुछ नहीं करना है, चुपचाप फार्मूला लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका फटक से। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी, सही है। अब वैल्यू पुट करो, v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है 4, सॉरी a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 4, रख दिया मैंने। v मुझे निकालना है, माइनस u की वैल्यू 0 है, रख दिया, डिवाइड बाई t की वैल्यू कितनी है 5। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो v इक्वल टू मिल जाएगा आपको 5 4 जा 20 मीटर पर सेकेंड। तो एक आंसर तो आ गया आपका, मीटर पर सेकंड में v का आंसर आ गया। आप किलोमीटर पर आवर में भी कन्वर्ट कर लो। तो आपको पता है कि वेलोसिटी को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, 18/5 का, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 18 4 जा कितना होगा 72 किलोमीटर पर आवर। दिस इज अनदर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और इस तरीके से आपने अपने दोनों आंसर कैलकुलेट कर लिए। बात समझ में आ गया ना। तो ये रहा 5th क्वेश्चन का सोल्यूशन। मुझे उम्मीद है कि ये बात बढ़िया से आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत होगा तो मुझे जरूर बताइएगा। फिलहाल एक चीज है कि ये है क्वेश्चन नंबर 6 और ये है क्वेश्चन नंबर 7। ये दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूँ, ठीक है ना। इन दोनों क्वेश्चन को आप ट्राई करिए और ट्राई करके बताइए कि इसका आंसर क्या आता है, ठीक है ना। स्टूडेंट्स कॉर्नर में प्रैक्टिस के साथ साथ आपको क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे जरूर मिलेंगे, ताकि ये तो मालूम चले कि जो पढ़े वो कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हालांकि इसका आंसर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मुझे इंतजार रहेगा। अगर आपका करेक्ट आंसर आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने लगा लिया तो रियली अप्रिशिएबल। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, चाहे 6th में या फिर 7th में, तो आप मुझे बताना, मैं अगली वीडियो में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐड कर दूंगा, वहां आप देख लेना और अच्छे से समझ लेना, ठीक है ना। फिलहाल आंसर का मुझे आपके कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा। क्लियर माय पॉइंट। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को भी बताइए ताकि वो भी बढ़िया से पढ़े। फिलहाल आज के लिए इस क्लास में इतना ही रखेंगे। हम मिलेंगे फिर दोबारा अगली क्लास में, और अगली क्लास जो होगा वो ग्राफ बेस एक स्पेशल क्लास होगा जिसमें हम ग्राफ पढ़ाएंगे। ज्यादातर बच्चे ग्राफ में बहुत वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, इसलिए उसके लिए मैं एक छोटा वीडियो, सेपरेट वीडियो रखूंगा। पहले मैं सोच रहा था इसी में ऐड कर दूं, लेकिन इसके लिए अलग रखूंगा। तो जरूर आप ग्राफ वाला वीडियो देखिएगा, हमेशा हमेशा के लिए ग्राफ वाली प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग दोबारा, तब तक के लिए धन्यवाद।